हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर डोंट केयर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अभी आप लास्ट टाइम में अभी मूवी रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, लक्की भास्कर की, जो कि एक बैंकर थे, उनके द्वारा जो फ्रॉड किया गया था और बैंक के सदस्यों के द्वारा जो फ्रॉड किया गया था, वैसे ही फ्रॉड जो है अभी रियल जो यानी कि रियल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किया गया था। तो ये सीबीआई की रिपोर्ट है, न्यूज़ में आया हुआ है कि सीबीआई की रिपोर्ट में जांच में दिखाया गया है कि अनिल अंबानी की कंपनी का है जो ये फ्रॉड है, और यस बैंक का जो है फ्रॉड है, जो कि राणा कपूर द्वारा उस टाइम जो है यस बैंक का जो उसमें यानी कि उनके पास जो उसकी कमान थी यस बैंक की। अनिल अंबानी पर संकट, अब सीबीआई ने की एक और खुलासा, समझे पूरा मामला। एजेंसी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत सार्वजनिक फंड का दुरुपयोग करते हुए फंड के बार बार जारी किए गए, यानी कि सार्वजनिक फंड का दुरुपयोग किया, जो कि बार बार जारी किया गया था, पुनर्निवेशित और चुकाया गया, यानी कि उसी फंड को लिया गया बैंक से और उसी फंड को उसी फंड से जो है लोन को चुकाया गया, यानी कि जो भी उनके द्वारा लेन देन होनी थी, जिससे दोनों की कंपनियों को आर्थिक सहारा मिलता रहा। यानी कि उस समय दोनों की कंपनियों को आर्थिक सहारा मिलता रहा, जो कि उस टाइम उन कंपनियों का जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उस टाइम अच्छी नहीं थी, पर लेकिन उन कंपनियों ने डेबिट लेके डेबिट से ही दूसरा डेबिट जो है पे किया। अनिल अंबानी की मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अब खबर है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने अनिल अंबानी की एडी ग्रुप रिलायंस एडीए ग्रुप और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ जो है चार्जशीट जो उन्होंने दायर की है। दोनों पक्षों में अपने व्यावसायिक हितों को साधनों और वित्तीय संकटों को छिपाने के एक सोची समझी आपसी लाभ आधारित सौदेबाजी की थी। यानी कि दोनों ग्रुपों ने जो क्या करा था आपस के, यानी कि जो भी उस टाइम वित्तीय संकट था, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसको सही दिखाने के लिए लेन देन जो है जारी किए थे। एजेंसी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत सार्वजनिक फंड का दुरुपयोग करते हुए फंड को बार बार जारी किया गया, पुनर्निवेशित और चुकाया गया, जिससे दोनों की कंपनियों को आर्थिक सहारा मिलता रहा। चार्जशीट में चार्जशीट में कहा गया है कि एडीए ग्रुप की कंपनी यस बैंक की रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट आरएनएएम के बीच यह लेन देन की श्रृंखला ऐसे ढंग से रची गई थी जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों को दरकिनार किया गया। यानी कि उन्होंने एक ऐसा जाल बुना था कि जिससे कि सेबी के जो रूल्स हैं उनको दर साइड कर दिया था और वो लेन देन की थी, यानी कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग वो जो है लेन देन नहीं हुई थी, जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा की जाती है। म्यूचुअल फंड अपने समूह या संबंधित कंपनियों में निजी प्लेसमेंट के जरिए निवेश नहीं कर सकती, यानी कि जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका कोई म्यूचुअल फंड है, तो वो म्यूचुअल फंड अपनी ही रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में क्या है जो निवेश नहीं कर सकता, किसी भी संस्था और किसी भी यानी कि दूसरी कंपनी के थ्रू या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी वो निवेश नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता। कि इस नियम को चकमा देने के लिए पूरे नेटवर्क को एक वैदिक निवेश की तरह पेश किया गया है। इस जो नियम को चकमा देने के लिए और सेबी को चकमा देने के लिए जो है पूरे नेटवर्क को एक वैदिक निवेश की तरह पेश किया गया था उस टाइम। सीबीआई का कहना है कि अनिल अंबानी और राणा कपूर ने अपनी वित्तीय सहयोग की प्रणाली तैयार की, यानी कि अनिल कपूर और राणा कपूर ने जो है एक उन्होंने एक प्रणाली तैयार की, जिससे एडीए ग्रुप की कंपनी को यस बैंक से भारी भरकम फंडिंग मिली, यानी कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी को यस बैंक से भारी भरकम जो है फंडिंग मिली, जो कि सेबी के नियमों के खिलाफ थी, जबकि यस बैंक को रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड से अपने पूंजी साधनों में बड़े निवेश प्राप्त हुए।
यानी कि उसी समय यानी कि यस बैंक को रिलायंस म्यूचुअल फंड के अपने पूंजी साधनों में बड़े निवेश प्राप्त हुए। इससे एक धन चक्रीय प्रभाव बना, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे को पूंजी समर्थन देते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत दिखाने का प्रयास करते रहे। जय अनमोल अंबानी का भी इसमें नाम आता है कि उनकी भूमिका भी रही है इसमें। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी ने आरएनएफ में निवेश निर्णयों पर सीधा प्रभाव डाला, जबकि उस समय कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी। उस टाइम आरएनएफ जो है शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी। सीबीआई के अनुसार आरएनएफ के पास आम निवेशकों के पैसे से जुटाए गए हजारों करोड़ रुपए के फंड थे। उस टाइम जो है आरएनएफ के पास जो आम निवेशकों से जो पैसे जुटाए गए थे वो करोड़ों रुपए थे, जिन्हें लंबे समय के डेट इन्वेस्टमेंट में लगाया जाना था। लेकिन सेबी के प्रतिबंधों को बरकरार करने के लिए अंबानी और कपूर ने एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे आरएनएम के फंड एडीए ग्रुप की कंपनियों में वैध निवेश के बहाने लगाए जा सकें। मॉर्गन क्रेडिट और रिलायंस होम फाइनेंस के बीच संदिग्ध सौदा, यानी कि मॉर्गन क्रेडिट जो है यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर का जो एक ग्रुप था एमसीपीएल जिसका शॉर्ट नेम है, रिलायंस होम फाइनेंस के बीच जो है ये आपस में इन दोनों ने जो है फ्रॉड किया हुआ था। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड एमसीपीएल जो कपूर परिवार की प्रमोटर कंपनी है ने जुलाई 2017 में 550 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डेबिट एनसीडीएस जारी किए थे। इन्हें राधा कपूर और रोशनी कपूर ने बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी थी और ये डिवेंचर आरएनएफ के आवंटित किए गए थे। उसी समय यस बैंक रिलायंस होम फाइनेंस आरएचएफएल के 250 करोड़ के एनसीडीसी बेचने में संघर्ष कर रहा था, जिन्हें दिसंबर 2016 में जारी किया गया था और क्रेडिट वॉच डाल दिया गया था। आरएनएफ की डेट इन्वेस्टमेंट कमेटी ने 3 अगस्त 2017 को आरएचएफएल के 249 करोड़ के एंजल खरीदने की मंजूरी दे दी। इन दोनों लेन देन के जरिए आरएनएफ के फंड जो खुदरा और संस्थागत निवेशकों से जुटाए गए थे एमसीपीएल में पहुंच गए और यस बैंक को रिलायंस ग्रुप के जोखिम भरे निवेशकों से बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने का मौका मिला। सीबीआई ने कहा कि अंबानी कपूर ने 6 अक्टूबर 2017 को मुलाकात कर इन आपसी निवेश योजना को अंतिम रूप दिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि एमसीपीएल जो कि यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर का जो फैमिली है उनका जो एक ग्रुप है, इसमें इन्होंने 550 करोड़ के जो है नॉन कन्वर्टिबल नोट जो है 2017 में जारी किए थे आरएनएफ में को। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने आरएचएफएल को 2016 में दिसंबर में 249 करोड़ के एनसीडीएस जारी कर दिए थे, नॉन कन्वर्टिबल डेबिट जो होते हैं, डिवेंचर जो होते हैं। इन्होंने क्या करा, उस टाइम आरएचएफएल जो घाटे में चल रही थी उसकी जो वित्तीय सहायता सही नहीं थी, उसको बेचने के लिए जो क्या कर रहा था एमसीपीएल जो है एमसीपीएल का संघर्ष कर रहा था उनके जो है एनसीडीएस को बेचने के लिए, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को। तो उसी टाइम आरएनएमएफ जो कि रिलायंस ग्रुप का एक कंपनी है जिसको 550 करोड़ का जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है 2017 जुलाई में दिए गए थे, उसी ने ही 3 अगस्त यानी कि जुलाई अगस्त यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही उन्होंने 2017 में आरएचएफएल के 249 करोड़ के मूल्य के एनएसएल खरीदने की मंजूरी दे दी। यानी कि जो पैसा राणा कपूर ने उसी महीने पिछले महीने जुलाई में 550 करोड़ आरएनएमएफ को दिए थे, उसी पैसे को आरएनएफ ने आरएचएफएल के नॉन कन्वर्टिबल नोट खरीदने में उसको यूज़ करा, यानी कि उसका 50% वहाँ पे उन्होंने यूज़ कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो आरएचएफएल का था, यस बैंक जहाँ पे फंसा हुआ था, आरएचएफएल की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से यस बैंक का जो है बाहर निकल गया उसको बेच के,
उसके बाद आरएनएफ को जो है बुक फंड खरीद लिए। उससे क्या हुआ, राणा कपूर का जो है पहली कंपनी से वो बाहर निकल गई और दूसरी कंपनी ने उसके फंड खरीद लिए थे। लेकिन दूसरी कंपनी की उस टाइम वित्तीय सहायता ठीक थी, यानी उस टाइम वो भी संघर्ष कर रही थी लेकिन उस टाइम वो थोड़ा सही थी। तो वहाँ पे ये इन्होंने लेन देन में गड़बड़ की। हालांकि ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड आरएनएफ का जो फुल नेम है रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड था। यानी कि उन्होंने अपनी कंपनी के ही नॉन कन्वर्टेबल डेबिट खरीद लिया था उस टाइम, जो कि सेबी के नियमों के अनुसार था। तो ये लक्की भास्कर की जो मूवी है ये सेम मूवी की सेम उसी की तरह है। उसमें सिर्फ ये था कि वो नॉन कन्वर्टेबल नोट में क्या करते थे, अमाउंट बढ़ा देते थे। जो बुक में लेजर में अमाउंट जो था वो अलग दिखाते थे और जो चेक में जो अमाउंट होता था वो अलग दिखाते थे, और जो ट्रांजैक्शन होती थी वो अमाउंट अलग होता था। ये सेम है, बस इन्होंने क्या करा था कि वो पैसा लेके दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो नियमों के खिलाफ था। थैंक यू।